नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। आज आरजेडी में दूसरे दलों से कुछ नेताओं को शामिल कराया गया और यह सिलसिला हर इलेक्शन में हम लोगों ने देखा है कि जब चुनाव की घोषणा होती है तो ये नेता उछल कूद इस पार्टी से उस पार्टी को तोड़ के जिसको टिकट नहीं मिला या संभावना नहीं है तो दूसरे दलों में जाते रहते हैं। लेकिन एक नाम बड़ा इम्पोर्टेंट है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। पूर्णिया में जो एमपी का चुनाव लड़े थे संतोष कुशवाहा, तो उस संतोष कुशवाहा जी का पार्टी में मिलना है आरजेडी में। और फिर पशुपालन घोटाले के आरोपी और जेल में भी गए जगदीश शर्मा का पुत्र राहुल शर्मा, जो घोसी विधानसभा से जदयू के एमएलए हैं, वो फिर पार्टी में मिले और फिर एक दो और नेता मिले। इसके मायने क्या हैं? क्या इससे आरजेडी को फायदा है, नुकसान है, या इससे क्या होने वाला है, इसको समझने की आवश्यकता है। आपको हम लोकसभा का चुनाव लेकर चलते हैं, जहां पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय के रूप में पप्पू यादव खड़े थे, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। उनको कांग्रेस में मिलाया गया, फिर बड़ी नाटकीय ढंग से खूब ड्रामा हुआ, उनको टिकट नहीं मिला और अंततोगत्वा वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। वो बार बार कहते हैं वो कांग्रेस के सिपाही हैं, लेकिन कांग्रेस ने उनको कभी भी अधिकृत रूप से एक्सेप्ट नहीं किया, यद्यपि उनकी पत्नी राज्यसभा से सदस्य हैं छत्तीसगढ़ से। इनके विरुद्ध चुनाव लड़ रहे थे संतोष जी। तो ये संतोष जी जो चुनाव लड़ रहे थे, ये जदयू के टिकट से लड़ रहे थे। और एक सभा में तेजस्वी का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें यद्यपि वो कह रहे थे ये कि अगर आपने जो कैंडिडेट आरजेडी की थी बीमा भारती, जो जदयू छोड़कर आई थी, उसको वोट नहीं दिया तो आप समझिएगा कि आप एनडीए को मदद कर रहे हैं। लेकिन ये वीडियो वायरल हो गया और ये कहते हुए प्रचारित किया गया कि तेजस्वी ये कह रहे हैं कि अगर आरजेडी को नहीं देना है तो आप जदयू को दे दीजिए। बहरहाल चुनाव हुए और पप्पू यादव ने संतोष कुमार कुशवाहा को अच्छे खासे मार्जिन से हरा दिया। यह जो विलय हुआ है, इस संबंध में हम अपने कई परिचितों से, कुछ राजनीतिज्ञों से, अधिकारियों से, वहाँ जो हमारे संपर्क है उन लोगों से बात किया कि इसके राजनीतिक मायने क्या है। तो और कुछ जो इंडिपेंडेंट राजनीतिक प्रेक्षक पत्रकार हैं, उन लोगों ने भी बताया कि संतोष कुमार कुशवाहा को पूर्णिया का जो पूर्व उम्मीदवार थे एमपी के, उनको मिलाने का दो उद्देश्य है। पहला उद्देश्य ये है कि बीमा भारती को वहां से लड़वाना और उनको जिताना। कई लोग कहते हैं कि बीमा भारती बाय इलेक्शन में भी शंकर सिंह से हारी इसलिए कि पप्पू यादव उसको मदद नहीं किए। कुछ लोग यह मानते हैं कि तेजस्वी यादव को पप्पू यादव के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग से एतराज है और वो कभी पप्पू यादव को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। इनफैक्ट दो नेता जो कांग्रेस के, एक तो नेता है एक्सेप्टेड कन्हैया और दूसरा कांग्रेस में है या नहीं है वो कहना मुश्किल है, वो पप्पू यादव। ये दोनों को हर बार आरजेडी कांग्रेस की जब भी कोई रैली होती है, जब भी कोई राजनीतिक प्रोग्राम होता है, तो उसमें तटस्थ रखने का प्रयास किया जाता है। अब वो कुछ लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव को इस बात को लेकर के उनको संशय बना रहता है कि ये दोनों अगर कांग्रेस में आए तो कदाचित इनके नेतृत्व, युवा नेतृत्व के कद पर इसका प्रतिकूल असर पड़ सकता है। आपको हम लिए चलते हैं फिर एक चुनाव में, सहरसा 2020 के चुनाव में सहरसा के किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लवली आनंद को खड़ा किया गया। आनंद मोहन का परिवार सहरसा में अपने
आक्रामक राजनीतिक और सामाजिक अंदाज के लिए जाना जाता है और सहरसा, मधेपुरा आदि के जो यादव हैं उनको कभी पसंद नहीं करते, ये जग जाहिर है। संयोग से मैं उन इलाकों में 1 डेढ़ साल तक पदस्थापित भी रहा, तो कुछ सामाजिक कार्यक्रमों में जब हम जाते थे या और लोगों से मिलते थे, कुछ स्टाफ भी वहाँ का था, कुछ राजनीतिक के लोग भी स्वाभाविक रूप से आते थे। उनका कहना था कि यह आरजेडी की बहुत भयंकर भूल थी कि आनंद मोहन के परिवार से जैसे ही टिकट दिया गया सहरसा में, तो उसका प्रतिकूल असर स्पष्ट रूप से सहरसा और मधेपुरा में खास करके दिखाई पड़ा। और आपने देखा कि उन इलाकों में हार हुई आरजेडी की, और कदाचित वह भी एक कारण था कि तेजस्वी की सरकार नहीं बन सकी। कुछ लोग यहाँ ये मानते हैं कि संतोष कुमार कुशवाहा के आरजेडी में आने से जितना पार्टी या जितना वोट बैंक मजबूत नहीं होगा या जितना होगा, उससे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा पप्पू यादव के बिफरने से, क्योंकि इस कथित मिलन समारोह से ये कहा जा रहा है कुछ लोग कि ये तेजस्वी ने पप्पू यादव के साइज को छोटा करने का ये राजनीतिक कदम उठाया है। अब उनका क्या उद्देश्य है ये तो वही जाने, लेकिन पप्पू यादव निश्चित रूप से इस कदम से वो चिढ़ेंगे, खपा होंगे। आपको बताते चलें कि पूर्णिया में जो अभी विधानसभा है उसमें अमौर से एमआईएम के अख्तरुल ईमान, जो पहले आरजेडी में ही थे, वो थे। बाइसी रकमुद्दीन है, आरजेडी के एकमात्र एमएलए हैं। इसके बाद कांग्रेस कस्बा बनमनखी बीजेपी से हैं। रुपौली यही शंकर सिंह इंडिपेंडेंट है। धमदाहा से लेसी सिंह जदयू। पूर्णिया से जो शहर का है वो विजय खेमका, ये बीजेपी का है। ठीक उसी प्रकार कटिहार में जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, कटिहार, कदवा, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी और बरारी, इतने कॉन्स्टिट्यूंसी में पप्पू यादव के राजनीतिक सामाजिक प्रभाव से कोई इनकार नहीं कर सकता है। पप्पू यादव के व्यक्तित्व में 2-3 अच्छी बातें हैं, तो 2-3 राजनीतिक दृष्टिकोण से कमजोरी भी है। उनके व्यक्तित्व में जो अच्छी बातें हैं वो ये हैं कि मेहनत करने की अथाह शक्ति उनमें है। अथाह शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि हमने उनको उस दौर में भी देखा जब पटना में बाढ़ आया था और मुख्यमंत्री सहित राज्य का समस्त अमला घर में दुबक गया था डर से। उसमें बगैर अपनी जान की परवाह किए हुए यह शख्स जेसीबी और ट्रैक्टर में पटना में घूम करके राहत बांट रहा था, लोगों को इवैक्यूएट करा रहा था, जबकि इनका कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी वो नहीं था। कोरोना में हमने देखा कि जहां लोग डर से अपने परिवार को छोड़ दिए थे, उस कोरोना में पप्पू यादव बगैर अपनी जान की परवाह किए हुए लोगों से मिले, उनकी मदद किए। दिल्ली में इनका जो घर है वो खुला रहता है, लोग आते हैं, जाते हैं, खाते हैं। पटना में भी जो इनका घर है, मंदिरी के आसपास फ्लैट है, उसमें लोग खाते रहते हैं और अपने बेबाक अंदाज और लोगों की मदद के लिए विख्यात है। लोगों के बीच ही रहते हैं, ये कब सोते हैं कब जागते हैं। कुछ लोग उनके साथ रहने वाले बताते हैं कि हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि कभी ये सोते हैं कभी ये जगते हैं। वारा। लेकिन इनकी राजनीतिक कमजोरी सबसे बड़ी ये है कि यह किसी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग वो अपने नेतृत्व को भी नहीं स्वीकार करते हैं। संगठन में इनका कोई विश्वास नहीं है, इसलिए किसी के संगठन में किसी के अधीन रह के काम करेंगे इसकी संभावना निर्मूल है। इसीलिए अपनी पार्टी भी बनाए और उस पार्टी में अपने प्रवक्ता, अपने अध्यक्ष, अपने महासचिव सब रहे। ये इनकी राजनीतिक कमजोरी है और कदाचित यही कारण है कि इतने बड़े सपोर्ट, इतना पॉपुलर, इतना मेहनती होने के बावजूद ये कोई दल के रूप में बहुत कमाल नहीं कर पाए। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि संतोष कुमार कुशवाहा को मिलाने का आरजेडी और तेजस्वी का मुख्य जो उसमें इंटेंशन है, नियत है, वो ये है कि पप्पू यादव के राजनीतिक कद को छोटा किया जाए। अगर ये सही है या फिर अगर ये सही नहीं भी है तो पप्पू यादव कदापि इस मूव को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अगर वो फिर जिद पर आएंगे तो ये कटिहार का 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी
6 कॉन्स्टिट्यूएंसी और पूर्णिया का ये 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी, इस पर इनका निसंदेह प्रभाव है और आरजेडी के परफॉर्मेंस को ये बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। दूसरी बात अब आइए मगध रीजन में। मगध रीजन में हर बार बहुत अच्छा प्रदर्शन आरजेडी का होता रहा है, वो लोकसभा का भी हो या फिर विधानसभा में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता है। लेकिन इस बार चीजें बहुत बदल गई हैं। जगदीश शर्मा का इमेज बहुत स्ट्रॉन्ग जातिवादी नेता के रूप में है। उनके पुत्र को आरजेडी में मिलाने का निसंदेह उद्देश्य रहा होगा कि भूमिया जाति के वोट में सेंधमारी की जाए या उसको हासिल किया जाए। और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि जगदीश शर्मा का जहानाबाद के कुछ इलाकों में और खास करके घोसी और आसपास के इलाकों में अच्छा प्रभाव है। लेकिन इसको भी बैकफायर करने की इसमें भी गुंजाइश। देखिए, कुछ कुछ जिलों के जातीय समीकरण बड़े विचित्र होते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि कोसी बेल्ट में राजपूत और यादव कभी एक साथ नहीं रह पाएगा। मुंगेर में यादव और पासवान में 36 के आंकड़े हैं। जमुई में राजपूत और यादव का कभी नहीं पड़ता है। आश्चर्यजनक रूप से रक्सौल में मुस्लिम और यादव में नहीं पड़ता है। भागलपुर का जो सबर्ब इलाका है वहां यादव और गंगौत यानी मंडल, इसमें भी नहीं पड़ता है। गोपाल मंडल को भी आरजेडी से टिकट देने की बात हो रही है। फिर डॉक्टर संजीव को पर्वता से मिलाया गया है। ये सब अपने कैलकुलेशन किए हैं, लेकिन मेरी जो समझ कहती है और लोगों से जो बात हुआ, पर्वता में भी हमारे बहुत सारे रिश्तेदार हैं। मैं अक्सर भागलपुर और नौगछिया जाता रहता हूँ अपने सामाजिक कार्यक्रमों में। तो गोपाल मंडल के मिलाने से और डॉक्टर संजीव के आरजेडी में मिलाने से जितना फायदा आरजेडी को होगा, उससे ज्यादा इनको नुकसान होगा। अब राजनीतिक दल के रूप में इनके जो भी सलाहकार हैं, वो किस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से इस स्प्लिट को या इस कथित मिलन समारोह का आयोजन करवा रहे हैं, ये बताना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो राजनीतिक प्रेक्षक मोटे तौर पर ये मान रहे हैं कि इन लोगों को अचानक पार्टी में मिलाने से फायदा तो निसंदेह कुछ होगा, उनके जाति का वोट हो सकता है कि कुछ ट्रांसफर हो, लेकिन नुकसान भी कुछ कम नहीं है और नुकसान की संभावना से भी इनकार नहीं कर सकते। मैंने कहा कि अगर पप्पू यादव अपने पर आए तो ये कटिहार और पूर्णिया जिले में, इवन मधेपुरा में कुछ क्षेत्र में आरजेडी का खेल बिगाड़ सकते हैं। और तेजस्वी से इनको बिल्कुल नहीं बनती है जब जाहिर है, तो खेल बिगाड़ सकते हैं। और जहानाबाद मगध रीजन में यादव समाज और अति पिछड़ा दलित समाज वगैरह का बहुत अच्छा परसेप्शन नहीं रहा है इन लोगों के प्रति, तो उसको बैकफायर करने की भी संभावना। इसी बीच में आप देख रहे हैं कि जनसुराज की भी एंट्री हो गई है। जनसुराज की जिस तरीके से एंट्री हुई और जिस तरीके से इन्होंने टिकट बांटे हैं, वह निश्चित रूप से इस चुनाव को बिल्कुल त्रिकोणीय बना दिया है। बहरहाल अभी तक आरजेडी का लिस्ट नहीं निकला है कैंडिडेट्स का, मतलब महागठबंधन का, और न ही एनडीए का लिस्ट निकला है। और 9 तारीख को पहली सूची जारी करके प्रशांत किशोर ने स्पष्ट कर दिया कि जो पत्रकार ये कयास लगा रहे थे कि दूसरे दलों से जो भाग के आएंगे उनको टिकट दिया जाएगा, उस कयास पर भी विराम लग गया। बहरहाल अभी हम लोगों को टिकट के बंटवारे का इंतजार है। वो लिस्ट निकलेगी तो चीज़ें धीरे धीरे साफ होंगी। उसके बाद फिर हम किसी अलग विषय पर विवेचना के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।